आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रहा है फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आपके पास कुछ स्ट्रक्चर है, COOH CH2 दो बार है, फिर COOH, यहाँ NH3 प्लस, फिर CH2 दो बार है COOH, C में F CH2 दो बार है COOH, और D में आपके पास CH3 दो बार CH2 है, फिर बाद में COOH। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। क्वेश्चन है एसिड के ऊपर। तो एसिड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जिस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ये तो कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब इन चारों का कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो अगर मैं पहले वाले के बारे में सोचूं तो पहला वाला है क्या, COOH है, यहाँ CH2 है, फिर यहाँ CH2 है, और फिर यहाँ COOH है, ऐसे दे रखा है। दूसरे में क्या है, NH3 प्लस है, तो यहीं पर यहाँ पर उन्होंने NH3 प्लस लगा दिया है, फिर आगे CH2, फिर CH2 COOH ऐसे बना दिया है। तीसरे में क्या कर दिया है, F लगा दिया है, तो यहाँ F और यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ COOH ऐसे बना दिया है। और चौथे में क्या किया है, CH3 लगा दिया है, और जब CH3 लगा दिया है तो CH3 CH2 CH2 COOH ऐसे बन गया। और मैंने क्या बोला कि अगर कभी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर निकालना है तो सारा फोकस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे करना है। तो क्वेश्चन आया कि सर कॉन्जुगेट बेस होता क्या है, कि जब कोई एसिड अपने एक प्रोटॉन को रिलीज करके जो बेस बनाता है, इसी बेस को इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब कोई एसिड अपने एक प्रोटॉन को रिलीज करके जो बेस बनाता है, इस बेस को इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं इसके प्रोटॉन को हटाऊं और इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचूं तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये कॉन्जुगेट बेस कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अगर इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचूं तो ये अगर प्रोटॉन को निकालता है तो इसका तो NH3 प्लस ऐसे ही है, यहाँ CH2 है, फिर यहाँ CH2 है, और यहाँ COO माइनस ऐसे बना लो। इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में बताऊं तो इसका ये F है, ये CH2 है, और यहाँ COO माइनस ऐसे बना लो। और इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचूं तो CH3 है, CH2 है, और COO माइनस ऐसे बना लो। इन्हीं चारों कॉन्जुगेट बेस में जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। एनालाइज करिए, सोचिएगा। COO माइनस आपने कहां पढ़ा है, सोचिए कहां पढ़ा है, प्लस I में, याद आया? प्लस I में कौन सा सबसे पहले, O माइनस, फिर COO माइनस, उसके बाद टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल इथाइल मिथाइल, उसका ड्यूटेरियम H की बात करते हैं। तो ये प्लस I से पैसा दे रहा है, 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 ये तो कर रहा है। और सोचिए ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये पैसा दे रहा है, ये आगे CH2 क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस I से पैसा दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहा है। ये फ्लोरीन क्या है, माइनस I से पैसा खींच रहा है। ये NH3 प्लस क्या है, ये भी माइनस I से पैसा खींच रहा है। ये एसिड क्या है, ये भी माइनस I से पैसा खींच रहा है। दैट मीन्स तीन ग्रुप हैं जो माइनस I से पैसा खींच रहे हैं, एक ग्रुप है जो प्लस I से पैसा दे रहे हैं। तो सोचिए, एक केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एक केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करना है। नेगेटिव जितना ज्यादा फैलेगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, फैलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ एनी फॉर्म, इसलिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ एनी फॉर्म इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर लें तो क्या कहना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ एनी फॉर्म डिक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर। ये तो कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ एनी फॉर्म मतलब माइनस M भी हो सकता है, माइनस I भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आपका प्लस M भी हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन भी हो सकता है, प्लस I भी हो सकता है। होगा तो देखना है, नहीं होगा तो नहीं देखना है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी भी रूप में लगे रहेंगे, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग किसी भी रूप में लगे रहेंगे, एसिडिक कैरेक्टर गिराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी भी रूप में लगे रहेंगे तो इसका इन तीनों का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा।
अब क्वेश्चन आया कि सर ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, अब किसको पहले देखें? तो किसको पहले देखें? तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? हमारा फोकस पावर पे होना चाहिए। हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? हमारा फोकस ऑर्डर पे होना चाहिए। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ऑर्डर प्लस एम, ऑर्डर ऑफ माइनस एम, ये चारों आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आता है। और जो ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले अगर माइनस आई को देखना है तो सबसे पहले आपको लिखवाया होगा NR3 प्लस, फिर लिखवाया होगा SR2 प्लस, फिर लिखवाया होगा NH3 प्लस, फिर लिखवाया होगा NO2, फिर लिखवाया होगा SO3H, फिर यहाँ पे CN, उसके बाद हमने लिखवाया होगा सारे के सारे CO, फिर लिखवाया होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और बाद में आयोडीन। इसके बाद लिखवाया होगा OR, फिर यहाँ OH, फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, फिर लिखवाया होगा NH2, फिर लिखवाया होगा PH, फिर यहाँ पे विनाइल और फिर यहाँ रेफरेंस वैल्यू H, ये लिखा है। तो सोचिए पहले में COOH की कहानी कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है, दूसरे में NH3 प्लस की कहानी इनडायरेक्टली यहाँ पे आ रही है, तीसरे में फ्लोरीन, फ्लोरीन की कहानी यहाँ पे आ रही है, और चौथे में CH3 देने वाला है। तो सोचिए एक केस में NH3 प्लस, एक केस में आपका COOH और एक केस में फ्लोरीन, किसका माइनस आई ज्यादा है? किसका माइनस आई ज्यादा है? NH3 प्लस। तो इसका माइनस आई ज्यादा होने की वजह से इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, दैट मींस ये ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो इसी का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो जो आंसर निकल के आएगा, आंसर क्या निकल के आएगा? बी। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा कि जब भी कभी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी कभी एसिड के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा सारा का सारा फोकस केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितना कम होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है which of the following option shows the correct order of decreasing acidity? ए ऑप्शन दे रहा है PHCO2H, फिर PHSO3H, फिर PHCH2OH, फिर PHOH, और इसी को इधर उधर करके क्वेश्चन को फ्रेम कर रखा है। एनालाइज करिए। Which of the following option shows correct order of decreasing acidity? Decreasing acidity, सोचिए एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। एनालाइज करिए, सोचिए एसिड का क्वेश्चन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एसिड का क्वेश्चन सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, यही तो है। और किसी मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट बेस कैसे पता करते हैं? तो कॉन्जुगेट बेस के लिए है कि कोई एसिड अपने एक प्रोटॉन को रिलीज करके जो बेस बनाती है उस बेस को इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, ये तो है। जब कोई मॉलिक्यूल अपने एक प्रोटॉन को रिलीज करके जो बेस बनाया, तो चूंकि इस मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन को रिलीज किया तो एसिड है, तो इसलिए बोलते हैं कि जब कोई एसिड अपने एक प्रोटॉन को रिलीज करके जो बेस बनाया, इस बेस को इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, ये तो करना है। और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। तो यहाँ पे एक दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे है क्या? PH है, यहाँ CO है और ये OH है, और यहाँ पे क्या है? सल्फोनिक एसिड PH है और यहाँ SO2OH है, और यहाँ पे देखा जाए PHCH2OH, तो ये PH है, यहाँ CH2 है और ये OH है, और ये PHOH, ये आपका PH है और ये आपका OH है। मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक सल्फोनिक एसिड है, एक आपका अल्कोहल है और एक आपका फिनॉल है। इसी को इधर उधर करके क्वेश्चन बनाया है। तो जो इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचते हो तो इसका कॉन्जुगेट बेस है PH और यहाँ COO माइनस। इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचते हो तो ये हो गया आपका PH और ये हो गया आपका SO2 और ये हो गया O माइनस। इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचो तो ये हो गया आपका PH और ये हो गया CH2, ये हो गया O माइनस। और इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचोगे तो ये हो गया PH और ये हो गया O माइनस। इसी माइनस को डिस्पर्स करना है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस O माइनस के लिए यहाँ कीटोन का स्ट्रॉन्ग माइनस एम लगा है, यहाँ O माइनस के लिए SO2R का स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम लगा है, यहाँ O माइनस के लिए PH का यहाँ वीक माइनस I लगा है, और यहाँ O माइनस के लिए PH का वीक माइनस M लगा है।
तो सोचिए यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम लगा है, यहाँ स्ट्रॉन्ग माइनस एम लगा है, यहाँ वीक माइनस एम लगा है, यहाँ वीक माइनस आई लगा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ आई, जहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम लगा है। तो दैट मीन्स सल्फोनिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। उसके बाद कीटोन का माइनस एम, फिर फिनाइल का माइनस एम, उसके बाद एसिड का माइनस एम होगा, उसके बाद आपका फिनाइल मतलब फिनॉल, तो ये थर्ड हो गया, और लास्ट में आपका अल्कोहल, ये सोचना है। ये देख लो, तो सबसे पहले सल्फोनिक एसिड, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहा है, यहाँ सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, उसका फिनॉल बोल रहा है गड़बड़ है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा है गड़बड़ है, यहाँ सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर अल्कोहल, यही हमारा आंसर है। ये तो करना है। और याद करो ये क्वेश्चन का डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर्स नहीं है, तो जनरल ऑर्डर, जो मैंने आपको जनरल ऑर्डर लिखवाया है उसी से क्वेश्चन बनाया गया है। तो जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको बताया है कि सबसे पहले सल्फोनिक एसिड के बारे में सोचिए, सल्फोनिक एसिड के बाद एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सोचिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सोचिए, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आप फिनॉल के बारे में, फिनॉल के बारे में सोचिए, फिनॉल के बाद आप वाटर के बारे में सोचिए, वाटर के बाद आप अल्कोहल के बारे में सोचिए। तो जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स होती हैं उन ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड का ही ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले सल्फोनिक एसिड, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। इसके बाद अगर कुछ और एडिशनली ले लें तो इसके बाद बात किसकी होती है, इसके बाद आता है साइक्लोपेंटाडाइईन, इसके बाद किसकी होती है, इसके बाद होता है अल्काइन, इसके बाद किसका होगा, इसके बाद होता है अमोनिया, नाइट्रोजन, ये ले लो। अच्छा, अमोनिया की कहानी खत्म हो गई तो इसके बाद बात आती है बेंजीन, बेंजीन के बाद बात आती है अल्कीन, और अल्कीन के बाद आपका सबसे लास्ट में आ जाता है अल्कीन। तो ये जनरल ऑर्डर आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना चाहिए बेटा, इसी से कहीं ना कहीं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो जब क्वेश्चन में ऑक्सीजन को लेकर चलना होता है तो इनको लेकर क्वेश्चन बना लेता है, सल्फोनिक एसिड, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ के कुछ एडिशनल लेना होगा तो इनको लेकर भी क्वेश्चन बना लेता है। कुछ एक्सटेंशन इनके बीच बीच में आते रहते हैं, उसको हमने एक जगह आपको लिखवाया होगा कि सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर, तो उस ऑर्डर के बेसिस पे कुछ एबनॉर्मलिटीज भी क्लियर हो जाती है। लेकिन बेसिक चीज है, इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले सल्फोनिक एसिड, यही सल्फोनिक एसिड ले लिया है, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ये ले लिया है, फिर एलिफेटिक छोड़ दिया है, फिर फिनॉल ये ले लिया है, फिर वाटर छोड़ दिया है, अल्कोहल ये वाला ले लिया है। तो बताओ क्या ये ऑर्डर प्रॉपर तरीके से याद रहेगा और फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ए ऑप्शन दे रहा है CH3COOH, बी ऑप्शन दे रहा है HCOH, सी ऑप्शन दे रहा है CH3CH2 CH पे Cl COOH, और डी ऑप्शन दे रहा है Cl CH2 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 COOH। एनालाइज करिए, क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, फोकस किस पे है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अगेन क्वेश्चन आया एसिड, तो एसिड सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, एसिड का क्वेश्चन करने के लिए हमारा सारा का सारा फोकस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे होना चाहिए। मतलब जब कोई एसिड अपने एक प्रोटॉन को रिलीज करके जो बेस बनाती है, इसी बेस के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, इस नेगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी पर फोकस होना चाहिए। ये नेगेटिव जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इधर से इधर आना उतना आसान होगा, दैट मींस इसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। इसलिए हम आपसे बार बार क्या कहते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर निकालना हो तो हमारा सारा का सारा फोकस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे होना चाहिए, कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो पहले वाले ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ है एसिटिक एसिड, यहाँ क्या दिया है, एसिटिक एसिड। तो इस एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CO, ये हो गया O-। दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है फॉर्मिक एसिड। तो जो फॉर्मिक एसिड में इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो ये हो गया H, ये हो गया CO, ये हो गया O-। तीसरे में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ CH3 CH2 पे CH पे Cl, CH3 CH2, ये हो गया CH और इस पे Cl, और यहाँ है आपका COOH। इसके अगर प्रोटॉन को निकालो और इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ तो CH3 CH2 CH, ये हो गया Cl और ये हो गया COO-। ऐसा बन गया। और चौथे में अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ तो ये हो गया Cl, ये हो गया CH2, एक बार, दो बार, तीन बार है तो एक बार, ये हो गया दो बार, ये हो गया तीन बार, और ये हो गया COOH। ऐसे आपने बना दिया।
और इसके कॉन्जुगेट बेस को बनाया तो इसके प्रोटॉन को निकाला तो Cl, और ये 4 बार जो CH2 था, 3 बार था, तो 3 बार जो CH2 था ये बना दिया और ये COO माइनस ऐसे लिख दिया। सोचिए, तो ये COO माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये प्लस आई से पैसा दे रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये प्लस आई से पैसा दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई से पैसा दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई से पैसा दे रहा है। और इस वाले केस में Cl माइनस आई से पैसा खींच रहा है, Cl माइनस आई से पैसा खींच रहा है, लेकिन यहां क्या है, CH3 पैसा देने वाला है, CH3 क्या है, पैसा देने वाला है। तो सोचिए, जब यहाँ CH3 पैसा देने वाला है, यहाँ H आपका रेफरेंस वैल्यू है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हैं और हमको स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के ऊपर फोकस करना है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, या रेफरेंस वाले H होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। कौन सा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। अब सोचिए, इसमें Cl का माइनस आई जस्ट बगल में माइनस आई, जस्ट बगल में माइनस आई, दैट मींस माइनस आई डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, ये ज्यादा खींचेगा, और इसमें Cl का माइनस आई 1 2 3 कार्बन के बाद लगा हुआ है, दैट मींस माइनस आई कम खींचेगा। तो दैट मींस अगर ये माइनस आई ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, दैट मींस इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है और इसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है। और जो इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, और इस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है, कि ये हमारा आंसर है। तो याद क्या रखना है, याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे हुए हों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे हुए हों, चाहे वो -m के रूप में लगे हों, चाहे -i के रूप में लगे हों, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। लेकिन अगर कभी रेफरेंस वैल्यू H है, रेफरेंस वैल्यू H है, तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। लेकिन इसी से कभी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, तो इसका मतलब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को आपका कम करेगा, चाहे +m हो, चाहे हाइपर कंजुगेशन हो, चाहे आपका +i हो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को कम करते हैं। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ Ka ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज। आपके पास है ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH2 एसिड, फिर डबल बॉन्ड CH2 एसिड, यहां सिंगल बॉन्ड CH2 एसिड। इसको इन्होंने फर्स्ट बोल दिया है, फिर सेकंड बोल दिया, फिर थर्ड बोल दिया है, और ये ऑर्डर में लिख दिया है, ये पहला दूसरा तीसरा, ये दूसरा पहला तीसरा, तीसरा दूसरा पहला, ये पहला तीसरा दूसरा। एनालाइज करिए, सोचिएगा। ऑर्डर ऑफ Ka, ऑर्डर ऑफ Ka ऑफ द फॉलोइंग एसिड। अब क्वेश्चन आया, Ka क्या होता है? तो किसी मॉलिक्यूल के एसिडिक कैरेक्टर को मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट तो होगा, तो वही जो यूनिट होता है, एक यूनिट होता है Ka वैल्यू और एक यूनिट होता है pKa वैल्यू। तो दैट मींस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना, एसिडिक कैरेक्टर कम होना, वो दो चीज को डिपेंडेंट है, Ka वैल्यू, pK वैल्यू। एसिड कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka वैल्यू का, और एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa वैल्यू का। Ka वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और pK वैल्यू जितना कम होगा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इन चारों में आपको यही देख लेना है किसका आपका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। जिसका भी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इनडायरेक्टली उसका Ka वैल्यू ज्यादा होगा। अब सोचिए, एसिड निकालना है, और एसिड का एसिडिक कैरेक्टर निकालना है, तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिड अपने प्रोटॉन को रिलीज करके यहां से यहां आसानी से आना चाहेगा। मतलब सारा का सारा फोकस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे करना है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को लेता हूं, तो यहां है क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ CH2 है, COOH है। अगर इसका कॉन्जुगेट बेस को बनाए तो इसके प्रोटॉन को निकाल दो, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, फिर हो गया CH2, फिर हो गया COO-, ये बन गया। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचूं, तो यहाँ आपके पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, फिर ये CH2 है, COOH है, और इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचूं, तो ये कहानी हो गई CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ हो गया CH2 और ये हो गया COO-, ऐसा बन गया। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचूं, तो CH3 है, फिर ये CH2 है, फिर ये CH2 है, और यहाँ COOH है। इसके प्रोटॉन को हटा दो, तो जो प्रोटॉन को हटा दोगे तो CH3, CH2, CH2 और यहाँ COO-, ऐसे बन गया। सोचिए, यहाँ पर COO- क्या कर रहा है, +i से पैसा दे रहा है। यहाँ CO- क्या कर रहा है, +i से पैसा दे रहा है। यहाँ CO- क्या कर रहा है, +i से पैसा दे रहा है।
और यहाँ क्या है ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड का माइनस आई, यहाँ क्या है अल्काइल का प्लस आई। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई है, यहाँ डबल बॉन्ड का माइनस आई है, यहाँ सिंगल बॉन्ड का प्लस आई है, तो ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है, माइनस आई में ऑर्डर में सबसे पहले आता है इन तीनों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो अगर माइनस आई ज्यादा है दैट मींस नेगेटिव को ज्यादा डिस्पर्स करेगा, स्टेबिलिटी कॉन्जुगेटिव बढ़ाएगा, दैट मींस एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। तो पहले हो गया ये, फिर इसके बाद इसकी बात कर लो स्टेबिलिटी, और सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी बात कर लो, तो क्या यही ऑर्डर नहीं हो गया? हो गया। तो सबसे पहले इसकी बात करो तो सबसे पहले फर्स्ट, फिर हो गया सेकंड, फिर हो गया थर्ड, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूं बेटा कि जब भी कभी एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आए तो आपका फोकस केवल और केवल एक ही पिक्चर पे जाए, वो कौन सा है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कि जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग डाइबेसिक एसिड्स। ए ऑप्शन दे रहा है ऑक्सैलिक एसिड, फिर दूसरा सक्सिनिक एसिड, तीसरा मैलोनिक एसिड, चौथा एडिबिक एसिड। इसी को इधर उधर करके ऑर्डर बना रखा है, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है? अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड। तो दो तीन टर्म्स आए। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या है? घटते से बढ़ने की तरफ आगे बढ़ना है, मतलब सबसे कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर सबसे ज्यादा। दूसरा क्या है? एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन कैसे लगाते हैं कि जब भी कोई एसिड का एसिडिक कैरेक्टर निकालना है तो हमें उसके कॉन्जुगेट बेस के ऊपर फोकस करना है। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, ये तो करना है। तो दैट मींस इन एसिड का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बना के उनके कॉन्जुगेट बेस को बनाना है और उसी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक कर लेना है। और कैसे चेक करना है? या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगे होंगे या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी भी रूप में लगा रहेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी भी रूप में लगा रहेगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर गिराएगा। यही तो है। अब कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डाइबेसिक एसिड। अब ये क्या होता है? बेसिक और एसिड, बेसिक भी है एसिड भी है, इसका क्या चक्कर है? इसका चक्कर ये बेटा कि इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर दो जगहों से प्रोटॉन निकल सकता है। तो जब दो जगहों से प्रोटॉन निकले तो डाइबेसिक एसिड होता है, एक जगह से प्रोटॉन निकले तो मोनोबेसिक एसिड होता है, तीन जगह से प्रोटॉन निकले तो ट्राइबेसिक एसिड होता है। जैसे HCl है, HCl के कॉन्जुगेट बेस को Cl- बनाया तो एक ही प्रोटॉन निकला तो HCl मोनोबेसिक एसिड है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड से तुमने सल्फेट बनाया तो दो प्रोटॉन को निकाला, जब दो प्रोटॉन को निकाला तो सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक एसिड है। इसी तरह से फास्फोरिक एसिड से तीन प्रोटॉन को निकाल के फॉस्फेट आयन बनाते हैं, जब फास्फोरिक एसिड क्या है? ट्राइबेसिक एसिड है। तो क्लियर होना चाहिए मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, ये सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि जो एक प्रोटॉन को निकाल के बेस बनाए तो एक बेस बना, दो प्रोटॉन को निकाला तो बेस बनाया तो दो जगह नेगेटिव मतलब डाइबेसिक हो गया, तीन जगह से प्रोटॉन को निकाल के तीन जगह नेगेटिव बनाया मतलब तीन जगहों पे चीजें अटैच हो सकती हैं, अटैक कर सकता है, नेगेटिव चार्ज आया, दैट मींस ट्राइबेसिक एसिड है। तो इसका मतलब कि पहले ऑक्सैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, एटिपिक एसिड का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन लगाओगे। तो क्वेश्चन में है क्या? ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड दो कार्बन की डाइबेसिक एसिड होते हैं। दूसरा क्या है? सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड क्या है? चार कार्बन की डाइबेसिक एसिड होते हैं। तीसरा क्या है? मैलोनिक एसिड, तीन कार्बन की डाइबेसिक एसिड होते हैं। और ये एडिपिक एसिड क्या है? छह कार्बन की डाइबेसिक एसिड होते हैं। ये बन गया। अब एक बार आपको एसिड मालूम चल गया, अब इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो। कॉन्जुगेट बेस में याद रखिएगा एक ही प्रोटॉन को निकालना है, ऐसा नहीं कि दोनों को निकाल दोगे। और जो कॉन्जुगेट बेस में एक ही प्रोटॉन को निकालना है तो इसके प्रोटॉन को निकाला तो जो मिला वो हमें ये मिला, इसके प्रोटॉन को निकाला तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मिला वो हमको ये मिला। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर प्रोटॉन को निकालते और कॉन्जुगेट बेस बनाते तो कॉन्जुगेट बेस ये मिलता। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर कॉन्जुगेट बेस बनाते तो जो कॉन्जुगेट बेस मिलता वो हमारा कुछ ये मिलता, ये तो बनता। अब इनकी स्टेबिलिटी देख लेनी है। तो यहां COO माइनस प्लस आई से पैसा दे रहा है, CO माइनस प्लस आई से पैसा दे रहा है, COO माइनस प्लस आई से पैसा दे रहा है, यहां CO माइनस प्लस आई से पैसा दे रहा है।
अब यहाँ एसिड का माइनस आई पास में है जो माइनस आई से खींच रहा है, यहाँ एसिड का माइनस आई दूर है जो माइनस आई से खींच रहा है, यहाँ एसिड का माइनस आई दूर है जो माइनस आई से खींच रहा है, और यहाँ एसिड का माइनस आई बहुत दूर है जो माइनस आई से खींच रहा है। सोचिए जस्ट बगल में है, तो दैट मीन्स इसका स्टेबिलिटी क्या हो गई, सबसे ज्यादा हो गई। तो दैट मीन्स सक्सीनिक एसिड की स्टेबिलिटी, सक्सीनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, दैट मीन्स इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। अब सोचिए जब सक्सीनिक एसिड को देख रहे हैं तो यहाँ 2 कार्बन के बाद एसिड का माइनस आई है, और यहाँ जब मैलोनिक एसिड को देख रहे हैं तो 1 कार्बन के बाद एसिड का माइनस आई है। और आपको मालूम है माइनस आई डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, और जब माइनस आई डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है तो इसने ज्यादा माइनस आई दिखाया इफेक्टिव, तो दैट मींस इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, और इसका माइनस आई वीक होने की वजह से इसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है। तो दैट मींस मैलोनिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, तो पहले के बाद जिसकी बात आएगी वो होगी तीसरे की, और तीसरे के बाद करोगे दूसरे की, और लास्ट में एडिपिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे एसिड का माइनस से बहुत ज्यादा वीक होगा, और जब बहुत ज्यादा वीक होगा इसलिए कहानी में लास्ट फोर्थ सोच लो। अब इसी ऑर्डर को यहाँ पर देख लेना है, एनालाइज करिए। सबसे ज्यादा पहला सोचिए, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है तो सबसे ज्यादा पहला है, चौथा कह रहा है, दैट मीन्स भूल जाइए। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, ये चौथा है, दैट मीन्स भूल जाइए। यहाँ पे आ जाइए, अब ये बोल रहा है पहला ठीक है, फिर तीसरा ठीक है, फिर दूसरा ठीक है, फिर चौथा ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। यहाँ पे आ जाओ, दूसरा पहले बोल रहा है, ये भी गड़बड़ है, ठीक है। हमारा जो आंसर निकला वो आंसर कौन सा है, सी। भले यहाँ बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन यहाँ इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर दे दिया है, इसके चक्कर में परेशान मत होइएगा। मतलब ऑर्डर आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए कि सबसे पहले हमको ऑक्सिलिक एसिड सोचना है, फिर मैलोनिक एसिड सोचना है, फिर सक्सिनिक एसिड, फिर बाद में एडिपिक एसिड, ठीक है। और आपको सिंबल कभी ऐसे बनाकर दे दे डिक्रीजिंग, कभी ऐसे बनाकर दे दे इंक्रीजिंग, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कायदे से इसको भी थोड़ा बदल कर लिख लेना था, वो ज्यादा अच्छा होता। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू। एक स्ट्रक्चर दे रखा है मेटानाइट्रोफिनॉल, दूसरा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तीसरा है पैरानाइट्रोफिनॉल, और इसी के बेसिस पे उन्होंने दे रखा है पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पहला दूसरा, तीसरा दूसरा पहला, और पहला तीसरा दूसरा। एनालाइज करिए, सोचिए। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू। तो क्वेश्चन आया कि सर ये pKa वैल्यू क्या होता है। सोचो pK वैल्यू, तो किसी भी मॉलिक्यूल के एसिडिक कैरेक्टर को मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट तो होगा। तो किसी मॉलिक्यूल के एसिडिक कैरेक्टर को मेजर करने का जो पहला यूनिट होता है उसको बोलते हैं Ka वैल्यू। Ka वैल्यू दैट मींस एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka वैल्यू के। Ka वैल्यू जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, इसकी जो वैल्यू होती है वो अपने आप में काफी कम होती है। जैसे 4.7 इंटू 10⁻⁵ एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर Ka वैल्यू होता है, तो 10⁻⁵। तो क्या डाटा बहुत ज्यादा है? नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें, 4, 5, 4.7, 2.7 ऐसा कुछ ले लें। तो करते क्या है, इसी का माइनस लॉग ले लेते हैं, और जो माइनस लॉग ले लेते हैं तो माइनस लॉग ऑफ Ka वैल्यू क्या होता है, pK वैल्यू। तो इसका मतलब कि किसी मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa वैल्यू। मतलब pK वैल्यू जितना कम होगा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और pK वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर pK वैल्यू, तो सबसे पहले इसका एसिडिक कैरेक्टर देख लो। एसिडिक कैरेक्टर जितना ज्यादा, एसिडिक कैरेक्टर जितना ज्यादा, pK वैल्यू उतना कम। तो इसका मतलब कम से आगे बढ़ना है, तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, फिर कम, फिर कम, ऐसा देख लेना है। तो सोचिए, ए ऑप्शन दे रहा है मेटानाइट्रोफिनॉल, बी ऑप्शन दे रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सी ऑप्शन दे रहा है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल तो तीनों है, और जब फिनॉल तो तीनों है तो यहाँ मेटा पर NO2 लगा है, यहाँ ऑर्थो पे NO2 लगा है, यहाँ पैरा पे NO2 लगा है। क्या करें, याद करें, ऑर्थो पैरा पे सारा इफेक्ट, मेटा पे केवल आई। याद आया, ऑर्थो पैरा पे सारा इफेक्ट, मेटा पे केवल आई। तो दैट मीन्स इसमें NO2 का केवल -I लगा होगा, यहाँ NO2 का -M लगा होगा, यहाँ NO2 का -M लगा होगा, यही तो होगा। लेकिन दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यहाँ पे इसका -I भी लगा होगा, और यहाँ इसका -I भी लगा होगा। इतने को देखकर बच्चा सोचेगा क्या कि इसका -M, इसका -M बराबर, इसका -I पास में, इसका -I दूर, दैट मींस इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, छुपा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है।
और जो छुपा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है तो दैट मींस ये प्रोटॉन को रिलीज करना नहीं चाहता है एज कंपेयर टू दिस। तो यही तो एबनॉर्मलिटीज आपको मैंने लिखवाया था कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर देखना है तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, और नाइट्रो अगर लगा हो तो मेटा का तो सबसे कम होता ही होता है। तो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में तुलना करना हो तो एकदम अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया, और जो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया और इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, इसलिए तीसरा सबसे ज्यादा एसिडिक है, दैट मींस इसका पीके वैल्यू सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, मतलब इसका पीके वैल्यू सबसे कम, उससे ज्यादा किसका होगा सेकंड का, उससे ज्यादा किसका होगा फर्स्ट का। तो इसका मतलब इसका सबसे कम देखो कहां है, तो ये पहला बोल रहा है, ये तीसरा है, तीसरे के बाद ये तीसरा है, फिर दूसरा है, फिर पहला है, यही तुम्हारा आंसर है। तीसरे का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा तो पीके वैल्यू सबसे कम, पहले का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम तो इस पीके वैल्यू सबसे ज्यादा। बस में आगे तो फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखना होता है, बच्चे हो सकता है जल्दबाजी में ना कर पाए, उनको लगे कि यार इसका माइनस है, इसका माइनस है, इसका माइनस है, इसका माइनस है तो दूर है, इसका माइनस है पास है, हो सकता है इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट इसको ज्यादा सोच लें। लेकिन दिक्कत ये है कि ये हाइड्रोजन पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ये प्रोटॉन को रिलीज करना नहीं चाहेगा, इसलिए कुछ एबनॉर्मलिटीज मैंने आपको बताया होगा कि फॉर्मिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बेंजोइक एसिड से ज्यादा होता है, याद होना चाहिए। याद आया? आपको याद होना चाहिए कि कभी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। आपको याद होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे कभी OH लगा हो तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। आपको याद होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे अल्काइल ग्रुप लगा हो तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। आपको याद होना चाहिए कि प्रोटोनेटेड अमीन की तुलना करें कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है प्रोटोनेटेड अमीन से। तो कुछ चीजें जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से स्पेशल केसेस में लिखवाए थे वो भी आपको सही तरीके से आना चाहिए, बस में आगे तब जाके सही तरीके से आंसर को आप बता पाते हो। याद रहेगा? गुड। आपके पास क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी इज इन द ऑर्डर। आपके पास ये कुछ एसिड्स लिखे हैं, एक फिनॉल है, एक पैरामिथाइल फिनॉल है, एक 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल है, एक 4 नाइट्रोफिनॉल है, ये 4 लिखे हैं और आपसे पूछा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी इन द ऑर्डर, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीजें लिखी हुई हैं। सोचिए, एनालाइज करिए। क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी, इसका क्या मतलब हुआ? एसिडिक कैरेक्टर देखना है, और जब एसिडिक कैरेक्टर देखना है तो एसिड का एक ही तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बार बार बोला, वो क्या बोला? एसिड का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मतलब हमारा सारा का सारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा सारा का सारा फोकस होना चाहिए कि प्रोटॉन को हटाओ और कॉन्जुगेट बेस बनाओ, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। और निगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कैसे करना है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे दैट मींस नेगेटिव को ज्यादा स्टेबल बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो रिपल्सन क्रिएट करेंगे, नेगेटिव को कम स्टेबल बनाएंगे, यही तो है। सोचिए, सारे के सारे फिनॉल है और जो सारे के सारे फिनॉल है और यहाँ H रेफरेंस वैल्यू है तो H क्या करेगा? ना ही डोनेट करेगा ना ही विड्रॉ करेगा, ये रेफरेंस वैल्यू है। लेकिन सोचिए ये CH3 क्या करेगा? जब यहाँ कंजुगेट बेस O माइनस बनाओगे तो O माइनस और ये CH3 का हाइपर कंजुगेशन से नेगेटिव यहाँ आया, नेगेटिव यहाँ आया, तो दैट मींस होगा क्या? ये अपने हाइपर कंजुगेशन से जब यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव पहले से था तो रिपल्सन आया या नहीं आया? आया। तो दैट मींस हाइपर कंजुगेशन से रिपल्सन क्रिएट कर रहा है। जब इसके नेगेटिव बनाया तो ये NO2 क्या करेगा? -M से इसको स्टेबल बनाएगा, ये NO2 क्या करेगा? -M से स्टेबल बनाएगा। सोचिए यहाँ नेगेटिव बन चुका है, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D पॉजिटिव यहाँ आया, रेजोनेंस से पॉजिटिव यहाँ चला गया, A डबल बॉन्ड B C पे पॉजिटिव यहाँ चला आया, और जब पॉजिटिव यहाँ चला आया, यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो दैट मींस NO2 का -M NO2 का -M। यहाँ भी अगर इस नाइट्रो को देखें तो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव आया, फिर A डबल बॉन्ड C पे पॉजिटिव यहाँ आया, तो दैट मींस यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होता, कंजुगेट बेस में नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेते, दैट मींस NO2 का यहाँ भी क्या देखना है? -M। सोचिए, दो हैं जिसमें -M लगा है, एक है जिसमें हाइपर कंजुगेशन है, एक रेफरेंस वैल्यू है, मतलब क्या है? एक दो में इन दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वहां रेफरेंस वैल्यू है। तो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी भी रूप में लगा रहेगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी भी रूप में लगा रहेगा एसिडिक कैरेक्टर कम करता है। और सोचिए दो स्ट्रॉन्ग -M दैट मींस इसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत बढ़ गया, एक -M एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया, तो ऑर्डर क्या बना? पहले बना तीसरा, फिर बना चौथा, ये तो बना।
अब यहाँ सोचो, यहाँ रेफरेंस वैल्यू है, इसमें रिपल्सन है, तो रिपल्सन के कारण स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कम, और कम रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा, इसलिए बात करेंगे पहले पहला, फिर बात करेंगे हम दूसरा। ये तो बना। अब इसी को आपको देख लेना है। सोचिए, सबसे पहले तीसरा, ये बोल रहा दूसरा, ये बोल रहा तीसरा ठीक है, फिर चौथा ठीक है, फिर पहला ठीक है, फिर दूसरा ठीक है, यही हमारा आंसर है। ये बोल रहा है पहला, ये बोल रहा चौथा, मतलब हटा दो। तो कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो। अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाना नहीं चाहते हो तो हाथ से ढककर खुद ही निगेटिव सोच लो, और हाथ से हाइड्रोजन को ढककर निगेटिव को सोच लिया, और सोचो यहाँ नेगेटिव है तो ए डबल बॉन्ड सी पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींच देने की बात कर रहे हैं। यहाँ नेगेटिव है, ए डबल बॉन्ड सी बस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देने की बात कर रहे हैं। यहाँ ए डबल बॉन्ड सी पे नेगेटिव देने की बात कर रहे हैं, ए डबल बॉन्ड सी नेगेटिव देने की बात कर रहे हैं। तो O माइनस अगर प्लस एम से दे रहा है और यह NO2 माइनस एम से खींच रहा है तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ नहीं गई? बढ़ गई। लेकिन अगर O माइनस प्लस एम से दे रहा है और CH3 हाइपर कंजुगेशन से रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, स्टेबिलिटी कम हो गई। तो सारा का सारा फोकस, हम बार बार बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस पे फोकस करना है। बताइए, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ लेबल्ड हाइड्रोजन विद सोडामाइड। ठीक है, एक में इन्होंने फिनॉल के हाइड्रोजन को दे दिया है थर्ड, एक में अल्कोहल के हाइड्रोजन को दे दिया सेकंड, एक में टर्मिनल अल्काइन के हाइड्रोजन को दे दिया है फर्स्ट। अब बोल क्या रहे हैं कि इसके ऊपर सोडामाइड का रिएक्शन है, NaNH2 सोडामाइड है, लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन करा रहे हैं। सोचिए, एनालाइज करिए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ लेबल्ड हाइड्रोजन विद सोडामाइड। तो सोडामाइड है क्या? सोडामाइड एक बेस है। सोडामाइड क्या है? एक बेस है। और यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, एक एसिडिक हाइड्रोजन ये है, एक एसिडिक हाइड्रोजन ये है, एक एसिडिक हाइड्रोजन ये है। ये पूछा जा रहा है कि ये बेस सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा, फिर कहाँ करेगा, फिर कहाँ करेगा, उसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। मतलब एक क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट किया है फिनॉल को लेकर, एक क्वेश्चन क्रिएट किया है अल्कोहल को लेकर, एक क्वेश्चन क्रिएट किया है टर्मिनल अल्काइन को लेकर। तो सोचिए, अगर हम फिनॉल लेते हैं और फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं, अगर मैं अल्कोहल लेता हूं इसके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में सोचता हूं, और अगर मैं टर्मिनल अल्काइन लेता हूं इसके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में सोचता हूं, तो जो एसिड का एसिडिक कैरेक्टर निकालना है तो फोकस किस पे करना है? स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस पे करना है। तो जो इसके कॉन्जुगेट बेस को बनाया, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बना? इसका कॉन्जुगेट बेस बना फिनॉक्साइड। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बना? इसका कॉन्जुगेट बेस बना एल्कोक्साइड। और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बना? इसका कॉन्जुगेट बेस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इससे नेगेटिव चार्ज आया। ये तो आया। तो यहाँ O के पास नेगेटिव है, यहाँ C के पास नेगेटिव है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। यहाँ फिनाइल माइनस एम से O माइनस का पैसे को खींच रहा है, यहाँ अल्काइल प्लस आई से पैसे को डोनेट कर रहा है। दैट मींस यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ रिपल्सन है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो सबसे पहले बात करोगे फिनॉल की, फिर बात करोगे अल्कोहल की, फिर बात करोगे टर्मिनल अल्काइन की। तो फिनॉल कौन सा है? थर्ड। तो ये फर्स्ट बोल रहा है, ये थर्ड बोल रहा है, ठीक है। थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड बोल रहा है, फिर फर्स्ट, फर्स्ट बोल रहा है, यही हमारा आंसर है। यहाँ बोल रहा है थर्ड फिर फर्स्ट, हटा देना। यहाँ बोल रहा है सेकंड फिर थर्ड, दैट मींस हटा देना। तो दैट मींस जो मैंने आपको जनरल ऑर्डर लिखवाया था, उसी जनरल ऑर्डर से तो क्वेश्चन क्रिएट हुआ है। तो जनरल ऑर्डर क्या लिखवाया है, क्या याद रखना है? तो जनरल ऑर्डर आपको याद रखना है बेटा कि सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक के बाद कौन सा है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद कौन सा है? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद फिनॉल। फिनॉल के बाद वाटर, वाटर के बाद अल्कोहल। ये तो है ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। इसकी बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के बाद थोड़ा सा और निकले, तो जो और निकले हैं तो इसके बाद जो कहानी में आता है, वो कहानी में क्या आता है? साइक्लोपेंटाडाइईन। इसके बाद कहानी में कौन आता है? इसके बाद कहानी में टर्मिनल अल्काइन, फिर उसके बाद अमोनिया, उसके बाद बेंजीन, बेंजीन के बाद अल्कीन, अल्कीन के बाद रेफरेंस मीथेन। यही बना लेते हो। तो कहने का सिंपल सेंस ये है कि इन्होंने एक ही कार्बन के मीथेन के 3 हाइड्रोजन को हटाया, एक से फिनॉल, एक में अल्कोहल और एक में आपका अल्काइन से रिप्लेसमेंट कर दिया। तो फिनॉल मतलब इसको लेके क्वेश्चन, आपका अल्कोहल दैट मींस इसको लेके क्वेश्चन, और टर्मिनल अल्काइन दैट मींस इसको लेकर क्वेश्चन। तो सबसे पहले बेस इसके प्रोटॉन को खींचेगा, उसके बाद इसके प्रोटॉन को खींचेगा, फिर बाद में इसके प्रोटॉन को खींचेगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कभी प्रोडक्ट बनाना ही होता। तो कैसे बनाते, कैसे बनाते? सोचिए, यहाँ की कहानी में ये बन गया O माइनस, यहाँ की कहानी में जो इन्होंने यहाँ पे फिनॉल दे रखा है, तो इसी फिनॉल को ले लो और फिनॉल में यहाँ पर O माइनस लगा दो, और इसमें अगर देखें तो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड यहाँ माइनस लगा दो।
माइनस का सोडियम जोड़ना चाहते होते हैं Na+ लगा दो, यहाँ भी आपका Na+ लगा दो और यहाँ भी आपका Na+ लगा दो, ऐसा बना लो। कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है इक्विवेलेंट बोल देता कि वन इक्विवेलेंट का रिएक्शन है, कहाँ रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन यहाँ होगा, यहाँ रिएक्शन यहाँ होगा, कहाँ होगा, जिसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो जो वन इक्विवेलेंट लिख दे तो सबसे पहला यहाँ रिएक्शन करना है, कभी टू इक्विवेलेंट लिख दे तो पहला यहाँ फिर बाद में यहाँ, इन दोनों का रिएक्शन करना है, इसका साथ रिएक्शन नहीं करना है। लेकिन एक्सेस हो तो इसको भी हटा देना और इसको भी हटाकर इस तरह की स्पेसीज बना देना। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा दोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ Ka ऑफ फॉलोइंग एसिड इज। आपके पास 3 एसिड है, बेंजोइक एसिड के पैरा पे NO2 लगा है, बेंजोइक एसिड के पैरा पे OCH3 लगा है, बेंजोइक एसिड पे कुछ भी लगा हुआ नहीं है। एनालाइज करिए, उसी को बोल रहा है पहला दूसरा तीसरा, दूसरा पहला तीसरा, पहला तीसरा दूसरा, या तीसरा पहला दूसरा। एनालाइज करो, सोचो। ऑर्डर ऑफ Ka ऑफ फॉलोइंग एसिड, फोकस किस पे है? Ka ऑफ द फॉलोइंग एसिड। Ka वैल्यू क्या होता है? हर एसिड को मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट तो होगा, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसका एसिडिक कैरेक्टर कम है, हम कैसे पता करेंगे? तो एसिड का एसिडिक कैरेक्टर को पता करने के लिए 2 यूनिट होती है। एक यूनिट कौन सी होती है? Ka वैल्यू। तो Ka वैल्यू एसिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मींस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, दैट मींस Ka वैल्यू ज्यादा। या उल्टा कह सकते हो कि जिसका Ka वैल्यू ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। लेकिन वैल्यू अपने आप में काफी कम होती है, इसलिए इसका माइनस लॉग ले लेते हैं, और जो माइनस लॉग ले लेते हैं तो माइनस लॉग ऑफ Ka वैल्यू उसको क्या बोलते हैं? Pk वैल्यू। तो दैट मींस अगर कभी एसिड के साथ इसके Pk वैल्यू की तुलना करें तो क्या बोलना है? एसिड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका Pk वैल्यू। तो दैट मींस Pk वैल्यू जितना कम होगा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और Ka वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो पूछ रहा ऑर्डर ऑफ Ka वैल्यू, दैट मींस आपको इनडायरेक्टली बताना गया है एसिडिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, और जितना ज्यादा एसिडिक उतना ज्यादा Ka वैल्यू। सोचिएगा, बेंजोइक एसिड के पैरा पे NO2, बेंजोइक एसिड के पैरा पे CH3, बेंजोइक एसिड के पैरा पे रेफरेंस वैल्यू H। NO2 हमने क्या पढ़ाया है? हमने क्या पढ़ाया है? ऑर्थो पैरा पे सारा इफेक्ट, मेटा पे केवल I। और जो ऑर्थो पैरा पे सारा इफेक्ट, मेटा पे केवल I, तो NO2 उसके पैरा पे है तो क्या लगाना है? -M और साथ में -I, सारा इफेक्ट। मतलब NO2 का दोनों इफेक्ट देखना है, -M भी -I भी, ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? -M। यहां सोचिए, यहां पे OCH3 जो कि यहां लोन पेयर है, तो ये डबल बॉन्ड भी C के पास लोन पेयर, दैट मींस OCH3 का क्या देखना है? +M, और वीक छुपा हुआ -I, इंपॉर्टेंट क्या है? +M। तो यहां इंपॉर्टेंट है -IM, यहां इंपॉर्टेंट +M, और यहां H जो है, H है क्या? रेफरेंस वैल्यू। ये क्या है? रेफरेंस वैल्यू। तो दैट मींस एसिड में आपने क्या पढ़ा है कि अगर एसिड से कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो दैट मींस एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, और एसिड में कभी रेफरेंस H लगा हो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है, और इसी से कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाता है। ये तो पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनी फॉर्म -M हो -I हो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी फॉर्म में +M हाइपर कंजुगेशन +I एसिडिक कैरेक्टर गिराता है। क्यों गिराता है? एक ही तो कॉन्सेप्ट है, सारा खेल स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो दैट मींस अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो वो NO2 का -M है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे COCH3 का +M है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे H का रेफरेंस वैल्यू है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी भी रूप में लगा रहेगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, उसका रेफरेंस वैल्यू थर्ड, और उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी भी रूप में लगा रहेगा एसिडिक कैरेक्टर गिराएगा। तो क्या यही ऑर्डर नहीं है? यही है, ये देखना है। देख लो, पहला तीसरा दूसरा कहाँ है? पहला दूसरा तीसरा, दूसरा पहला तीसरा, पहला तीसरा दूसरा, यही हमारा आंसर है। याद रखिएगा, Ka वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर जितना ज्यादा Ka वैल्यू ज्यादा, एसिडिक कैरेक्टर जितना कम Ka वैल्यू कम। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ Ka ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपके पास बेंजोइक एसिड के पैरा पे OCH3 है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड के मेटा पे NO2 है, बेंजोइक एसिड के पैरा पे NO2 है, बेंजोइक एसिड ऑर्थो पे NO2 है। इन्हीं को इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर दे दिया है, और इसी को इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहानी समझा दी है। सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। एनालाइज करिए, सोचिएगा। फाइंड द ऑर्डर ऑफ Ka ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। Ka ये क्या होता है? किसी मॉलिक्यूल के एसिडिक कैरेक्टर को अगर मेजर करना होगा तो 2 यूनिट है,
एक यूनिट कौन सा है, के ए वैल्यू, दूसरी यूनिट कौन सी है, पी के वैल्यू। मतलब कि किसी के एसिडिक कैरेक्टर को कैसे मेजर करते हैं, उसके के ए वैल्यू से मेजर करते हैं। जितना ज्यादा उसका के ए वैल्यू होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन के ए वैल्यू अपने आप में काफी कम होता है, इसलिए इसका माइनस लॉग ले लेते हैं। अब माइनस लॉग ऑफ के ए वैल्यू, उसको जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं, पी के ए वैल्यू। तो पी के वैल्यू के टर्म्स में एसिड का पी के वैल्यू की इनवर्स रिलेशन है, पी के वैल्यू जितना कम एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, और पी के वैल्यू ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कम, ये देखना है। तो जो की ए वैल्यू का डायरेक्टली रिलेशन है, तो सबसे पहले तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक कैरेक्टर देख लेते हैं। तो सभी के सभी बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव हैं, और जो बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव हैं उन्हीं में कुछ ना कुछ लगा रखा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहे -m के रूप में लगे हों, चाहे -i के रूप में लगे हों, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। रेफरेंस वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन अगर इसी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों किसी भी तरीके से, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, वो सबसे कम हो जाता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग नेचर को देखना है। चूंकि अलग अलग पोजीशन पे है, ये पैरा पे है, ये मेटा पे है, ये ऑर्थो पे है, तो इसका मतलब अगेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऑर्थो पैरा पे सारा इफेक्ट, मेटा पे केवल आई। और जो ऑर्थो पैरा पे सारा इफेक्ट, तो दैट मींस ये जो COOCH3 है ये अपना +m दिखाएगा, साथ -i दिखाएगा, +m डोमिनेटिंग है, ये देखना है। यहाँ फिनाइल मतलब H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, तो यहाँ H है क्या, ये आपका रेफरेंस वैल्यू है जो ना ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना ही इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। क्योंकि ये मेटा पे है तो हमने आपसे बार बार क्या बोला है, ऑर्थो पैरा पे सारा इफेक्ट, मेटा पे केवल I, तो यहाँ NO2 का केवल -i देखना है और कोई इफेक्ट नहीं देखना है। यहाँ क्या है NO2, ये NO2 का पैरा पे है तो -m -i दोनों देखना है, -m इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो पैरा पे सारा इफेक्ट, मेटा पे केवल I, ऑर्थो पैरा पे सारा इफेक्ट, तो इसका ऑर्थो पे सारा इफेक्ट, इसका -i -m डोमिनेटिंग है। और सोचिए ये केसेस ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हैं, ये केस ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है, ये केस ऐसा है जो रेफरेंस वैल्यू है। तो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा नहीं हो गया, हो गया। और सोचिए ये मेटा पे है -i है, यहाँ ऑर्थो पैरा पे है -m है, तो ज्यादा एसिडिक होंगे, कम एसिडिक होंगे। और सोचिए -m बराबर है, -i दूर है, -i पास है, इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा बढ़ गया। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सोचें तो हमारे पास सबसे ज्यादा होगा 5th, उसके बाद होगा 4th, उसके बाद होगा 3rd, यही तो होगा। और उसके बाद कहानी में ये दोनों किरदार आ जाए, तो इसमें रेफरेंस है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, रिपल्सन है नहीं है, तो इसका मतलब बात हो जाएगी 2nd की, उसके बाद हो जाएगी 1st की। तो ये हो गया डिक्रीजिंग। लेकिन दिक्कत क्या है, हमसे पूछा है सब में इंक्रीजिंग, हमसे पूछा है इंक्रीजिंग, तो उल्टा कर दो। तो सबसे कम एसिडिक कौन सा हो गया, 1st। तो 1st को देखो, यहाँ 1st है, यहाँ आपका 4th है, यहाँ 3rd है, यहाँ 5th है, एक ही आंसर बचा है, ये देख लो। इसी का उल्टा है, पहला, फिर उसका दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, उसके बाद तीसरा, फिर इसका चौथा, उसके बाद 5वां, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब किसी मॉलिक्यूल के एसिडिक कैरेक्टर को निकालना है तो आपका सारा का सारा फोकस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे हो। हम समझाने के लिए जरूर ऐसा कह देते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एसिडिक कैरेक्टर गिराएगा, लेकिन कायदे से अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो आपको प्रोटॉन को हटाकर उसके कॉन्जुगेट बेस बनाने थे और कॉन्जुगेट बेस बनाकर स्टेबिलिटी देखने हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हाथ से प्रोटॉन को ढक दो और निगेटिव चार्ज सोच लो, और सोचने के बाद स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस के ऊपर फोकस कर लो। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।